प्रिया मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। पिछले कुछ दिनों से शहर में एक चोर ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी, क्योंकि ये चोर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के यहाँ लाखों रुपए की चोरी कर रहा था, जिसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उसे पकड़ने के लिए बहुत दबाव था। सर, जय हिंद। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक फ़ाइल भिजवाई है। तुम्हारे एरिया में एक हाईटेक चोर के बारे में पता चला है। उस चोर ने पूरे पुलिस फोर्स के नाक में दम कर दिया है। डिपार्टमेंट को तुमसे बहुत उम्मीद है। ज़रा उस फाइल को देखो और मिशन में लग जाओ। ठीक है सर, मैं अभी फाइल देख लेती हूँ। फ़ोन रखने के बाद, राम सिंह, एसपी साहब ने कोई फाइल भिजवाई है क्या? लेकर आना ज़रा। हवालदार राम सिंह बड़बड़ाते हुए, इस ऑफिस में इतना काम है और करने वाला मैं अकेला। कोई कहता है यहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है वहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है FIR लिखो, किसी का पेपर लेकर आओ। अरे पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। आया मैडम। जल्दी जल्दी में राम सिंह 2 फाइल उठाता है और जल्दबाजी में वो दोनों फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसके अंदर रखे हुए कागज़ आपस में बदल जाते हैं। राम सिंह जल्दी जल्दी वो कागज़ फाइल में रखता है और ऊपर वाली फाइल प्रिया के टेबल पर रखकर दूसरी फाइल पुलिस रिकॉर्ड में लगा देता है। तो ये है वो चोर जिसने पूरी पुलिस फोर्स को परेशान कर रखा है। बॉस ने बताया कि बड़ा शातिर है ये, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। फाइल पढ़ने के बाद प्रिया एसपी साहब को फ़ोन मिलाती है। सर, आपकी भेजी हुई फाइल मैंने पूरी स्टडी कर ली है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल इंस्पेक्टर की तरह से इस केस को लीड करूंगी तो उसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जानती हैं कि डिपार्टमेंट में इन लोगों की पकड़ अंदर तक होती है। हमेशा रेड से पहले ही सूचना उन तक पहुंच जाया करेगी। इसलिए मैं अंडरकवर एजेंट बनकर इस केस की जांच करने की परमिशन चाहती हूँ। ठीक है प्रिया, जैसा तुम सही समझो, लेकिन वो आदमी बहुत ही शातिर है। इस बात का तुम ध्यान रखना और अपना ख्याल भी खुद ही रखना होगा। जी सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अपने बैच की टॉपर हूँ, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है मैंने। एसपी साहब प्रिया को अंडरकवर एजेंट बनाकर जांच करने की परमिशन दे देते हैं। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से निकलता है तो वो देखता है सड़क पर एक लड़की अकेले में खड़ी हुई है। सर, आप मुझे शांति नगर तक छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, बैठो। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन इतनी रात को ऐसे ही किसी अजनबी की गाड़ी में बैठना सेफ नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर प्रिया उसे हैरानी से देखने लगती है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें एक जनरल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में हर लड़का शरीफ तो नहीं है, और तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर ऐसी गलती करके क्यों अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही हो? ठीक कहते हैं आप, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। वो आज टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल है ना, पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। फिर थक कर मैंने लिफ्ट मांगनी शुरू कर दी। बस यहीं आगे मुझे उतार दीजिए, थैंक यू। गाड़ी से उतरने के बाद प्रिया सोचने लगती है, बड़ा शरीफ क्रिमिनल है, मुझे सिखा रहा था कि कैसे अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ज़रूर उल्टी सीधी हरकत करेगा ये, तब मैं इसे दबोच लूँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आज नहीं तो कल कुछ तो गलती ज़रूर करेगा। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक कोने में अकेले बैठे हुए प्रिया दिखाई देती है। अरे ये तो प्रिया ही है। अर्जुन अपना ड्रिंक लेकर प्रिया के पास जाता है। अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहचाना मुझे? हाँ हाँ, इतनी कमज़ोर याददाश्त नहीं है मेरी, अभी कल ही तो हम मिले थे। तो तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया एकदम से घबरा जाती है। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गई। चलो, अब मिल ही गई हो तो आओ, हमें ज्वाइन कर लो। कोई है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मैं यहाँ अकेले आई थी। उसके बाद प्रिया अर्जुन के साथ चली जाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो इस कोइंसिडेंस को फ्रेंडशिप में बदल दें? हाँ, क्यों नहीं। कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पर बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चाहो तो कल हम डिनर पर चल सकते हैं। अर्जुन प्रिया के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक उनकी कई मुलाकातें होती हैं और इन मुलाकातों में प्रिया अर्जुन को अच्छी लगने लगती है। 1 महीने के बाद, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया थोड़ी सी हैरान हो गई। अरे यार, अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो रहा है? क्या करूँ, इसे सच सच बता दूँ?
प्रिया अर्जुन की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। घर आकर वो अपने बॉस को फ़ोन लगाती है। सर, ये मिशन अब अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। अर्जुन मुझसे शादी करना चाहता है। ये आपने कहाँ मुझे फंसा दिया। देखो प्रिया, फ़र्ज़ के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक बड़ा क्रिमिनल पकड़ने के लिए अगर हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर को छोटी मोटी कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपके कहने का मतलब क्या है सर? मैं अर्जुन से शादी कर लूँ? अरे कर लो ना शादी। जैसे हमें अर्जुन के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, वो जेल में चला जाएगा और तुम्हारी ये नकली शादी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जल्दी ही हमें अर्जुन के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। बॉस की बात मानकर प्रिया अर्जुन के साथ शादी के लिए हाँ बोल देती है और जल्दी ही शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। लाखों में एक है मेरी बहू। ये अच्छा है माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई आप। आज तक तो मुझे लाखों में एक बताती थी, अब अचानक आपकी बहू लाखों में एक हो गई आपके लिए। अरे बेटा, तू तो मेरा राजकुमार है। तुझे तो बचपन से लाड प्यार कर ही रही हूँ। अब चंदा जैसी बहू आई है, उस पर भी तो थोड़ा प्यार बरसा लेने दे मुझे। क्यों नहीं, खूब लाड बरसाओ अपनी बहू के ऊपर। पहली रसोई में। भाभी देखो, प्यार अपनी जगह है, लेकिन भाई आज पहली रसोई में खाना तो हम बढ़िया वाला खाएंगे, वो भी आपके हाथ का। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो बस आप फटाफट लग जाओ अपने काम पर। हम भी तो देखें हमारी भाभी के हाथ में कितना स्वाद है। क्यों नहीं, आप सब बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे यार, शादी तो हो गई मजाक मजाक में। अब यहाँ पर अच्छी बहू बनने का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा क्या? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे मुझे तो दाल चावल भी ढंग से बनाने नहीं आते और ये लोग मांग रहे हैं 56 भोग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन तो सबके लिए होता है। तेरे लिए तो ससुराल का फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए प्रिया। क्या करूँ? प्रिया अभी किचन में खड़ी हुई गैस की तरफ देख रही थी, तभी अर्जुन वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया? खाना बनाना स्टार्ट तो तब करूँगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता होगा। मुझे ये सब बनाना नहीं आता। अरे बाबा, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना। शादी तुम्हारे अकेले की तो हुई नहीं, हम दोनों की हुई है, तो खाना भी हम दोनों मिलकर बना लेंगे। चलो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम वो करते जाना। तुम्हें खाना बनाना आता है? और नहीं तो क्या, खाना बनाना भी आता है, सबको खिलाना भी आता है। अर्जुन की रसोई में आते ही मानो प्रिया की सारी टेंशन दूर हो गई थी। अर्जुन तो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट था। उसने जल्दी जल्दी सबकी पसंद का खाना बनाया और प्रिया पूरे समय रसोई में उसकी मदद करती रही और खाना बनाना सीखती रही। 2 घंटे के बाद, देखो खाना तो रेडी हो गया, अब तुम अपने सुंदर हाथों से इस खाने को टेबल पर लगा दो। फिर देखो कैसे सब लोग तुम्हारी तारीफ करते करते ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। अरे खाना तुमने बनाया है, मेरी तारीफ की इसमें क्या बात है? तुमने मेरी हेल्प की है खाना बनाने में, पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता भाई। अपनी फैमिली के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल और अच्छा है अर्जुन। इतनी अच्छी प्यारी सी फैमिली है इसकी, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे गलत कामों में इन्वॉल्व होने की? अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर देगा ये लड़का। इतने सीधे सादे लोग हैं, पहली नज़र में देखकर तो कोई मान ही नहीं सकता कि ये अर्जुन चोरी करता होगा। सर, मैंने शादी कर ली है और मैं शादी के बाद अर्जुन की फैमिली के साथ रहने भी आ गई हूँ। आई कैन नॉट बिलीव इट सर कि ये लड़का अपराधी हो सकता है। अरे इतना प्यारा सा परिवार है इसका और अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखता है। जो इंसान अपने परिवार से इतना अटैच हो वो चोरी जैसा गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरा मन नहीं मान रहा। देखो प्रिया, अपने काम पर फोकस करो। इमोशनल होकर चीज़ों को हैंडल करोगी तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। और तुम्हें वहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने के लिए नहीं भेजा है। अपने मिशन को याद रखो। सर, मुझे याद है, मैं जल्दी ही अर्जुन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से निकलती हूँ। मेरे लिए भी इस तरह शादी करके किसी फैमिली में बहू बनकर रहना आसान नहीं है। आज रात को सबके सोने के बाद अर्जुन का फ़ोन चेक करूँगी। ज़रूर उसके फ़ोन में मुझे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। अर्जुन के सोने के बाद प्रिया उसका फ़ोन चेक करने लगती है, लेकिन उसे तो फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बहुत शातिर अपराधी है ये अर्जुन। अरे सबूत ढूंढते ढूंढते मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन इसके खिलाफ एक सबूत नहीं मिल रहा। अरे प्रिया, क्या बात है, मोबाइल पर क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? अरे कुछ नहीं अर्जुन, देख रही थी कितना टाइम हुआ है। अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग सोए हैं। चलो सो जाओ चुपचाप। हाँ आती हूँ। वो मेरी नींद टूट गई थी ना, तो मुझे लगा शायद सुबह हो गई है। प्रिया जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो जाती है।
क्या करूं ऐसा कि सबूत मेरे हाथ लग जाए। ये मिशन पता नहीं कब पूरा होगा। इस मिशन के पूरा होने तक मैं एक अच्छी कॉप चाहे बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छी हाउसवाइफ बनना ज़रूर सीख जाऊंगी। हाँ, चल सो जा प्रिया, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बहुत काम है। अरे यार, कितना काम करवाते हैं ये लोग एक हाउसवाइफ से। अगले दिन, बहू इधर आओ बेटा, ये देखो तुम्हारे ससुर जी और मैं तुम्हारे लिए ये मुंह दिखाए का गिफ्ट लेकर आए हैं। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को और हम लोग जैसे भूल ही गए थे, नई बहू को मुंह दिखाई भी देनी होती है। बहू बनकर रहती नहीं है, हमें तो यही लग रहा है कि घर में एक बेटी आ गई है। अरे रहने दीजिए, आप पैसे बचाने वाली बातें मत करिए। जल्दी से जेब ढीली करके मुंह दिखाई बहू के हाथ में रखिए। भाभी मैं अभी जॉब तो नहीं करती, लेकिन आपके लिए ये वेडिंग गिफ्ट खरीदा है और इसके लिए पैसे मैंने किसी से मांगे नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से जमा किए हैं। मेरी स्पेशल भाभी के लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। अचानक से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या कर रही है प्रिया तूने अपनी और इन लोगों की लाइफ को एक गेम बना लिया है। अपने मिशन के चक्कर में कितने सारे लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है तू। मम्मी जी, पापा जी, निधि, इन लोगों को तो यही लगता है कि मैं इस घर की बहू हूँ। सब लोग कितना अटैच हो गए मेरे साथ, और मैं बस बात हो गया। जल्दी ही ये सब खत्म करना पड़ेगा। अर्जुन के किए की भरपाई उसकी फैमिली नहीं करेगी। दोपहर के समय, प्रिया बेटा, शाम को तुम्हें अर्जुन के साथ मंदिर जाना है माता रानी का आशीर्वाद लेने। हमारे खानदान की परंपरा है कि नई दुल्हन मंदिर में जाकर देवी का आशीर्वाद लेती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। प्रिया और अर्जुन गाड़ी में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक प्रिया की नज़र सड़क पर एक घायल कुत्ते पर जाती है। ओह बेचारा, कितनी चोट लगी है उसे। लगता है किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन गाड़ी रोक देता है और दौड़कर उस कुत्ते के पास पहुंच जाता है। प्रिया, इस बेचारे को बहुत चोट लगी है, इसे इलाज की ज़रूरत है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आर यू श्योर तुम इसे डॉक्टर तक लेकर जाओगे? अरे वाई नॉट, ये भी तो जीता जागता है, इसे भी दर्द होता है। ऐसे कैसे इसे दर्द में देखकर अपनी आंखें बंद कर लो। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे कितना मसीहा हो। खुद 2 नंबर के काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, और दिखावा ऐसा जैसे कितना जिम्मेदार सिटीजन हो। चिंता मत करो मिस्टर अर्जुन, बस कुछ दिन की बात है। जैसे ही सबूत मेरे हाथ लगेंगे तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओगे और मेरे कंधे पर एक स्टार बढ़ेगा स्वालग। अरे प्रिया बेटा, अभी अभी मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ी से गिर पड़ी हूँ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। ओह माय गॉड, आप हिलिए मत, मैं अभी आ रही हूँ। कहीं फ्रैक्चर हुआ तो दिक्कत पड़ जाएगी। प्रिया गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है और जल्दी ही अर्जुन और प्रिया घर पहुँचते हैं और देखते हैं घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? तभी अचानक से उसकी ननद आकर कमरे की लाइट ऑन कर देती है। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। हैप्पी बर्थडे भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ओह गॉड, तो ये सब आप लोगों का प्लान था? हाँ नहीं तो क्या। अरे भाई, पहला जन्मदिन है तेरा, शादी के बाद खास तो बनाना ही था। अरे माँ जी, लेकिन उसके लिए चोट का बहाना क्यों बनाया आपने? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये गलत बात है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तो कितनी परवाह करती है हम सबकी, लेकिन क्या करे, कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा था तुझे सरप्राइज़ करने का, इसीलिए तो फ़ोन कर दिया। लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। अरे तेरे न बताने से हमें क्या पता नहीं लगेगा? मैंने सुन लिया था सुबह जब तेरे फ़ोन पर तेरी किसी सहेली का कॉल आया था ना। इस परिवार में कितने अच्छे हैं सब लोग। पता नहीं क्यों मुझे इनके साथ ये सब करना पड़ रहा है। जब इन्हें पता लगेगा कि मैं इनकी बहू नहीं, इनके बेटे को जाल में फंसाने के लिए इस घर में आई हूँ, तो क्या बीतेगी इनके दिल पर। प्रिया के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। यस सर। प्रिया, कड़ी निगरानी रखना उस पर। इंटेलिजेंस की खबर है कि आज शाम 8 बजे एक डील होने वाली है। लेकिन सर, अर्जुन तो मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। हो सकता है ये डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और इसने कुछ लोगों को हायर कर रखा हो। फिलहाल तुम लोकेशन पर पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। जी सर, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रिया बहाना बनाकर अर्जुन को घर पर ही छोड़कर तुरंत बॉस की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में वो लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक डील चल रही थी। हैंड्स अप, अपनी जगह से हिलना मत। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है।
प्रिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है? तो मैंने पता तुम यहाँ किसे पकड़ने आई हो? वही कर रहा हूँ प्रिया। इसका मतलब तुम अर्जुन के साथ मिले हुए हो? मेरे सगे भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अरे मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूँ। कौन है ये अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता और मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता। मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने काम की। मतलब ये सब जो शहर में चल रहा है उन सबके पीछे तुम्हारा हाथ था? अरे दीदी, क्या पुलिस वाली बनेगी रे तू? एक ही सवाल को 10 बार पूछ रही है। एक बार कन्फेस तो कर लिया ना मैंने। हाँ भाई हाँ, मैं कर रहा हूँ। अब और क्या सुनना चाहती है? अगर ये सारे चोरी के कांड तू कर रहा था तो फिर मेरे पास फाइल में अर्जुन की फोटो कैसे आई? और ये सब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? प्रिया अपने भाई माधव को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और अर्जुन को भी थाने में ही बुला लेती है। माधव तो पकड़ा गया है, लेकिन अर्जुन, तुम्हारी फोटो उस दिन थाने में क्या कर रही थी? अब मुझे और कंफ्यूजन नहीं चाहिए, साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर लो। अरे कौन सा गुनाह कबूल कर लूँ जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया? कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हो तुम? मैं तो आज तक जीवन में सिर्फ एक बार थाने गया हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी लड़ने की कंप्लेंट कराने के लिए। उस समय पुलिस वालों ने मेरी एक फ़ोटो ली थी। अब मुझे नहीं पता मेरी फ़ोटो का तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या इस्तेमाल किया। एक मिनट, हवालदार, जरा अर्जुन सक्सेना की फाइल निकाल कर लाओ। उन्होंने एक FIR लिखवाई है ना? उनकी गाड़ी को रास्ते में अज्ञात लोगों ने टक्कर मार दी थी। हवालदार फाइल लेकर आता है तो उस पर प्रिया को अपने भाई माधव की फ़ोटो दिखाई देती है और उस फोटो को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें क्रिमिनल समझा था और सीक्रेट एजेंट बनकर इस मिशन के लिए ही मैंने तुमसे शादी की। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सारी गलती इस कामचोर हवालदार की है। इसने दोनों फाइलों की फ़ोटो की अदला बदली कर दी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपराधी समझने लगी। मुझे माफ़ करोगे ना? मैं तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ कि मेरी सीधी सादी हाउसवाइफ बीवी एक सीक्रेट पुलिस वाली निकली। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है प्रिया। इतना कहकर अर्जुन प्रिया को गले लगा लेता है और प्रिया के मन से भी अर्जुन की नकली पत्नी होने का गिल्ट खत्म हो जाता है। गलतफहमी जो अक्सर किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमियाँ कभी कभी दूसरों पर भारी पड़ जाती है। ऐसी ही कुछ गलतफहमी संगीता को थी कि वो शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती है। उसकी जैसा शाही पनीर तो इस दुनिया में कोई और बना ही नहीं सकता। अब उसकी ये गलतफहमी दूसरों पर कैसे भारी पड़ती है, चलिए देखते हैं। संगीता बहू, तेरी बुआ जी बस आती होंगी, तूने खाना तो बनाकर तैयार कर दिया है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बना दिया है। बुआ जी आएंगी तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां भी साथ साथ सेक दूंगी। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद बुआ जी घर आती हैं। बेटा सबके लिए खाना लगा दे, जी भी सफ़र से आई हैं तो भूख लगी होगी। हाँ बहू, भूख तो मुझे बहुत ज़ोर की लगी है। आज तो मैं आराम से 6-7 रोटियां खा ही जाऊंगी। बस तो जल्दी से खाना लगा दे। बस अभी लगाती हूँ बुआ जी। संगीता टेबल पर खाना लगाती है। खाने में तूने ये टमाटर का सूप बनाया है क्या बेटा? इसे रोटी के साथ कैसे खाएंगे हम सब? अरे नहीं बुआ जी, ये टमाटर का सूप नहीं, शाही पनीर है। मैंने स्पेशली आपके लिए आज शाही पनीर बनाया है। क्या? अरे तुम कुछ स्पेशल बनाना ही चाहती थी तो कुछ और बना लेती ना संगीता। अब पता नहीं बेचारी बुआ जी तुम्हारे हाथ का शाही पनीर कैसे खाएंगी। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब बुआ जी को इतना ज़्यादा टेस्टी खाने की आदत नहीं है ना, वो तो हमेशा सिंपल खाना ही खाती हैं, बस इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का शाही पनीर सबको बहुत पसंद आता है। खाइए ना बुआ जी। अच्छा खाती हूँ बेटा। अरे आप सब भी खाइए ना। अब जो होने वाला था उससे बाकी घर वाले तो अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन बुआ जी को तो उनके साथ होने वाले इस हादसे का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। बुआ जी खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है और उनके मुंह का आकार अचानक आड़ा टेढ़ा होने लगता है। क्या है ये? शाही पनीर है बुआ जी, शाही पनीर, मेरी स्पेशल रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी है ऐसी? हाँ जी, हमारी बहू की स्पेशल रेसिपी है ये। हाँ बुआ जी, अगली बार जब आप आओगी ना तो मैं आपके लिए इससे भी टेस्टी शाही पनीर बनाऊंगी।
नहीं नहीं बहू, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार तो मेरे लिए खिचड़ी बना दियो, भाई मेरे लिए ठीक रहेगी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई, मैं यहाँ आई ही क्यों? एक तो इसने मेरी कटोरी में इतनी सारी सब्जी डाल दी, मुझसे तो इस शाही पनीर का एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा। अरे मैं भी क्या इसे शाही पनीर कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है पीसे हुए टमाटर के सूप में किसी ने कच्चा पक्का पनीर डाल कर रख दिया हो। किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं है इसमें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अरे मौसी जी, आप क्या सोचने लगी? खाइए ना, आप तो शाही पनीर खा ही नहीं रही है। पता नहीं बहू, अचानक ना मुझे मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। ये मेरे हिस्से का शाही पनीर तू खा लियो बेटा, अगली बार जब तू शाही पनीर बनाएगी तब मैं पक्का खा लूँगी। लेकिन बुआ जी मैंने... अरे संगीता, कोई लेकिन वेकिन नहीं, बुआ जी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। उन्हें भूख नहीं है तो रहने दो, वरना उनके पेट में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड बुआ जी। क्या? क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे ये लो, सिमरन भी आ गई। आज तो तुझे घर आने में बहुत देर हो गई। अब क्या बताऊं भाभी, एक तो कॉलेज के बाद आज गुंजन के साथ उसका कुछ सामान लेने मार्केट चली गई थी, और घर आते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत। बहुत जोर की भूख लगी, प्लीज़ जल्दी से खाना लगा दो ना आप। अरे खाना तो लगा ही हुआ है, हाथ मुंह धोकर आजा। आज ना मैंने शाही पनीर बनाया है। क्या? हाँ हाँ। पता नहीं क्यों अचानक में मेरी भूख ही मर गई। अरे हाँ, अभी गुंजन के साथ दही बड़े और गोलगप्पे खाए ना मैंने, वो तो मैं भूल ही गई। पता नहीं ऐसा हमेशा कैसे हो जाता है। जिस भी दिन मैं घर पर शाही पनीर बनाती हूँ उस दिन या तो तुम बाहर से कुछ खा कर आती हो या तुम्हें भूख ही नहीं होती। बुआ जी को भी पहले इतनी भूख लगी थी, अब अचानक उनका पेट भी अपने आप भर गया। अब मैंने सबके लिए ये इतना शाही पनीर बना दिया, इसे कौन खाएगा? आप खा लो ना भाभी, वैसे भी आप तो इतना अच्छा शाही पनीर बनाती हो, तो एंजॉय करो। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चलती हूँ। हाँ? अरे नहीं, तू इधर आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? लेकिन मुझसे आपको क्या ज़रूरी बात करनी है बुआ जी? जी आपने कहा था ना कि सिमरन की अब शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूँ। तो मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है, लड़का परिवार सब बहुत अच्छा है। नहीं बुआ जी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अभी तो मुझे आगे और पढ़ना है। पहले मैं अपना करियर बना लूँ, उसके बाद ये शादी वादी के बारे में सोचूंगी। अरे बस कर, यही बोलते बोलते पूरे 25 की हो गई है तू। तेरी तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई करनी है तो अब ससुराल जाकर कर लियो, वहाँ अपना करियर बना लियो। हाँ बेटा, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई और तेरे करियर के लिए कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तेरा जो मन हो तो करियो। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे शादी करियर या पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि पीयूष की वजह से नहीं करनी। अगर पीयूष की जॉब ना गई होती तो मैं कब का सबको उससे मिलवा चुकी होती। लेकिन अगर अभी मैंने सबको पीयूष के बारे में बता दिया तो ये लोग यही बोलेंगे, ये लड़का तो 27 साल का होके भी कोई काम नहीं करता, ऐसे लड़के से हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। अब इन्हें मैं उसकी सिचुएशन के बारे में कैसे समझाऊंगी? अब तू क्या सबूत बनकर खड़ी हो गई, कुछ तो बोल। खैर छोड़, तेरा तो हर बार का एक ही जवाब है, लेकिन अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जी आप लड़के वालों को अगले हफ्ते ही घर पर बुला लो, वरना इसकी ये ना नुकर तो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन माँ... कोई लेकिन वेकिन नहीं। आप सिमरन परेशान होकर अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड पीयूष को फ़ोन लगाती है। क्या हो गया सिमरन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर पर कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। बुआ जी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं और इस बार तो माँ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। अगले हफ्ते लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो, वैसे तो 2 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें इस रिश्ते वाले रायते को समेटना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कैसे? अरे हाँ यार, तुम्हारे अपने घर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। इसका सोल्यूशन मेरे घर में है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं।
अरे सोल्यूशन तुम्हारे भाभी के हाथ का शाही पनीर। तुम हमेशा बोलती हो ना कि उनके हाथ का शाही पनीर तुम्हारे जिस भी रिश्तेदार ने खाया वो फिर कभी उसके डर से तुम्हारे घर ही नहीं आया। तो रिश्ते वालों को भी वही खिला दो, उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथ का टेस्टी शाही पनीर खाने को मिलना ही चाहिए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। एक बार को भले ही सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी भाभी के हाथ का शाही पनीर खाने वाला इंसान कभी वापस लौटकर हमारे घर नहीं आ सकता। थैंक यू पीयूष। अगले हफ्ते सिमरन को देखने लड़के वाले उसके घर आने वाले होते हैं। तभी वो जाती है अपनी भाभी के पास। भाभी, खाने में क्या बना रही हो आप? अरे मैं बना रही हूँ दाल मखनी और दम आलू। क्या भाभी, आप ये सब क्यों बना रही हो? आपको पता है ना आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तो अपना स्पेशल शाही पनीर बनाओ ना। आपके स्पेशल शाही पनीर के बिना हमारे किसी गेस्ट का खाना कैसे पूरा हो सकता है? अब ये दाल मखनी और दम आलू छोड़ो और शाही पनीर बनाओ। अरे लेकिन माँ जी ने मुझे यही बनाने के लिए कहा है। मम्मी को मैं समझा दूंगी, लेकिन उनके लिए तो आप शाही पनीर ही बनाओ। अच्छा ठीक है। सिमरन के कहने पर उसकी भाभी अपना वही स्पेशल वाला शाही पनीर बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद उनके घर पर सिमरन को देखने लड़के वाले आते हैं। थोड़ी बातचीत होने के बाद बारी आती है उन्हें खाना खिलाने की। आइए आइए, खाना खा लीजिए पहले। जी बहन जी। सिमरन, सबको खाना परोसो बेटा। जी मम्मी जी। सिमरन उन्हें खाना सर्व करती है। बेटा ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो पनीर लग रहा है लेकिन कुछ अलग सा ही लग रहा है। ये ना स्पेशल शाही पनीर है आंटी जी, आपको बहुत पसंद आएगा। शाही पनीर? अरे लेकिन तुम तो अपनी भाभी के साथ मिलकर दम आलू और दाल मखनी बनाने वाली थी बेटा। हाँ माँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आज स्पेशल सबके लिए वही बनाती हूँ। वैसे भी मैं सबसे अच्छी तरह शाही पनीर ही बनाती हूँ, तो मैंने यही बना दिया। ये इनके सामने क्या बोले जा रही है? सुबह सुबह कहीं गिर तो नहीं गई है? इसे खाना बनाने के नाम पर नूडल्स बनाने से ज़्यादा कुछ तो आता नहीं। इसने ये शाही पनीर बनाना कब से सीख लिया? खाइए ना आंटी जी। हाँ हाँ बहन जी, और बेटा तुम भी खाओ। जी। दोनों जैसे ही शाही पनीर खाते हैं उनका हाल भी वही होता है जो संगीता के हाथ का शाही पनीर खाकर बाकी सबका होता था। ये शाही पनीर सच में तुमने बनाया है बेटो? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बहू ने बनाया है ना बहू? नहीं मम्मी, ये शाही पनीर आज स्पेशली मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने में तो आज मैंने भाभी की कोई हेल्प ही नहीं ली है ना भाभी? जी मम्मी जी। अब तो कह रही थी कि आप शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हो, मतलब सबसे अच्छा आप शाही पनीर ही बनाती हो। ये आपका सबसे अच्छा है? जी आपको पसंद आया ना? मैंने बहुत सारा बनाया है और लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, और नहीं बेटा। बहन जी हमें बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, आपको बाद में फ़ोन पर बताते हैं। अरे चल बेटा जल्दी कर, उठ। अरे लेकिन बाद में फ़ोन करती हूँ ना बहन जी। दोनों माँ बेटे उस शाही पनीर को खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी तेज़ी से वहाँ से निकलते हैं जिसे देखकर सिमरन बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकती है। और हमेशा सबके लिए प्रॉब्लम बनने वाली उसकी भाभी के स्पेशल शाही पनीर से आज सिमरन बाल बाल बच जाती है। किसी भी पत्नी के लिए सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसे पति के चक्कर के बारे में पता चलता है। लेकिन क्या करे, शादी तो हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो क्या सिर्फ घर तोड़ना सही रास्ता है या फिर कुछ ऐसा? आजकल तुम मुझसे बहुत सी चीजें छुपाने लगे हो। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बोलो ना। मतलब मैंने तुमसे क्या छुपाया है? कैसी बात कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो, कुछ पूछो तो ठीक से बताते नहीं। मुझे लगा कुछ बात होगी। देखो शादी हुई है हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं काम में थोड़ा थक जाता हूँ इसलिए। अच्छा मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? जरूरी थोड़ी ना है कि उस लड़की के साथ इनका चक्कर चल रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनकी सिर्फ दोस्त हो। लेकिन नहीं, अगर वो इनकी दोस्त होती तो ये कभी उसके बारे में मुझसे छिपाते नहीं। आज भी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। हो ना हो कुछ तो बात है। बीवी इस बात का पता लगाने के लिए कुछ दिन पति की जासूसी करती है। और एक दिन क्या हुआ?
आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे होगी? तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे लगा सो गई होगी। वो मैं ऑफिस में था, आज काम कुछ ज्यादा था ना, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो सो जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्त के फोन पर फोन किया था और तुम्हारे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि तुम ऑफिस से 7 बजे निकल गए थे और अभी 10 बज गए हैं। इतनी देर कहाँ थे तुम? अरे, तुमने मेरे दोस्त को मेरे बारे में पूछने के लिए फोन किया, लेकिन क्यों? अगर पूछना ही था तो मुझे फोन करके पूछ लेती। उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा थोड़ी ना लगता है उसे लगेगा कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो। हाँ तो कर रही हूँ जासूसी, और ना करती तो ये सब पता भी नहीं चलता। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुमसे पूछती और तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ हो, है ना? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो? अच्छा इसलिए ना कि इसको कैसे पता चल गया? मैंने तो बताया नहीं। क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? उस औरत की वजह से तुम यूं रोज रोज घर से बाहर रहते हो, उसकी वजह से तुम मेरे साथ अपनी छुट्टी का दिन भी नहीं बिताते हो। कौन है वो लड़की और ये सब कब से चल रहा है? मुझे सब जानना है। देखो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या बता नहीं पाए? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ, मुझे इसके बारे में सब जानना है। अगले दिन। देखो प्रीति, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। अच्छा, कौन है वो और ये सब कब से चल रहा है? सब कुछ बताओ मुझे। उसका नाम दीप्ति है। मैं और दीप्ति बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं दीप्ति को हमारी शादी से पहले से पसंद करता हूँ। जब तुम उसे पहले से पसंद करते थे तो उससे शादी ना करके मुझसे शादी क्यों की? मैं भी उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलाया तो मेरी माँ ने उससे शादी के लिए साफ। तुम कैसी हो? वाह, देखो पूछ भी कौन रहा है। जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया वही मुझे पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते? शर्म वाला कौन सा काम कर दिया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा घर बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए अब मेरा हाल जानकर मुझ पर हंसना चाहती हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारा घर कैसे बर्बाद किया है? मेरी सौतन बनकर मुझसे ही पूछ रही हो? बीवी दीप्ति को सब बताती है। ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। मैं बस उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत मदद की, वो चाहे पढ़ाई हो या नौकरी। इसके लिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है और कुछ नहीं। क्या? इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती? मुझे लगा तुम दोनों का चक्कर। हाय रे, मैंने अपने पति के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार क्यों करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तुम कहो तो मैं उसको भी यही बात बोलने को तैयार हूँ। वैसे मेरी शादी के लिए पैसे नहीं है। मैं जो कमाती हूँ मेरे पिताजी को दे देती हूँ, जिससे वो घर चलाते हैं। पिता बिस्तर पर लाचार है, इसलिए कोई लड़का देखने वाला भी नहीं है। इतने में पति आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी शादी करवा दें। तुम भी देखो कोई लड़का। पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मैं क्या क्या सोच रही थी। हाँ है ना, कई लड़के हैं और मैं तो कई ऐसी संस्थाओं को जानती हूँ जहाँ गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, पर आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। लगता है मैंने ही खुद से कुछ ज्यादा सोच लिया। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन मैं आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। तो क्या आप दोनों मिलकर मेरी शादी के लिए लड़का देखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बीवी ने जो बात बोल दी तो वो करके ही रहती है, क्या? हाँ क्यों नहीं,
अब तक की इसकी जिम्मेदारी आपने ली, आगे मैं देखूंगी। लेकिन सच्ची, तुमने मेरे साथ शादी की, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरा भी कि आपने इनसे शादी की। बस अब तो आप दोनों मिलकर मेरी शादी करवा ही दो। गलतफहमियां दूर हो जाती है और सब मिलकर हंसने लगते हैं। पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों मिलकर दीप्ति की शादी भी करवा देते हैं। वैसे तो संयुक्त परिवारों में रोज खटपट होती रहती है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहां 4 बर्तन होते हैं खटकते तो हैं। लेकिन गर्मियों के इस मौसम में जब पारा 48 डिग्री छूने को बेताब हो रहा है, गुप्ता जी के परिवार में ये खटपट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या हुआ? बात कुछ समझ में नहीं आई? चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। 2 कमरे उनके दोनों बेटे और बहू के हैं और बचे हुए तीसरे कमरे में गुप्ता जी और उनकी पत्नी शैलजा रहा करते हैं। इसके अलावा घर में एक बड़ा सा हॉल भी है, जिसे आप बैठक भी कह सकते हैं। अरे माँ जी, आज ना मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अरे बाबा, इतनी गर्मी है कि कमरे से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कोई कढ़ाई में डालकर भून डालेगा। मैं रसोई में खड़ी नहीं हो सकती, मेरा तो सर चकरा रहा है। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी, तुम कोई हिमालय की ग्लेशियर से तो आई नहीं कि जरा सी गर्मी में पिघल जाओगी हैं? दिन भर तो एसी के मजे लेती हो, थोड़ी देर के लिए किचन में आकर खाना बनाना पड़ रहा है तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। अरे भाभी, तो इसमें जलने वाली कौन सी बात है? आप भी भैया से कहकर अपने कमरे में एसी लगवा लीजिए ना, और खूब एसी चलाकर मजे करिए ना। वैसे तो बड़ी धौंस दिखाती घूमती हो कि आपके पति इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हर मैनेजर साहब की बीवी दूसरों के सुख को देखकर जल रही है। अरे किसने कहा कि मैं तुम्हारे एसी से जल रही हूँ? और हम एसी नहीं खरीद सकते क्या जो तुम्हारे एसी को देखकर जलेंगे? वो तो कई बार कह चुके हैं कि एसी लगवा लेते हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। 2-4 महीने की बात है, क्या एसी खरीदना? वैसे भी एसी की हवा से ना नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। हाँ तो ठीक है, हम नुकसान में जी लेंगे। आप रसोई में खड़े होकर गर्मी में खाना बनाइए और गर्मी के थोड़े और फायदे ले लीजिए। मुझसे तो बाबा रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अरे चुप करो तुम दोनों। जब देखो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के बाल पकड़ने को तैयार हो जाती हो। और तू खाना नहीं बनाएगी तो खाना क्या फरिश्ते आकर बना देंगे? गर्मी हो या सर्दी, पेट में भूख तो लगती है ना। बिना खाना बनाए या खाए तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए मैं तरुण को मना कर रही थी कि कोई जरूरत नहीं है एसी वैसी लगवाने की। जरा सा आराम क्या मिल जाता है, आदत बिगड़ जाती है बहुओं की। वैसे माँ जी, छोटी की बात गलत भी नहीं है। मेरे कमरे में एसी नहीं है तो क्या हुआ, कूलर तो है। रसोई में तो वास्तव में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही। गैस के सामने खड़े होकर मुझसे तो बाबा रोटियां नहीं बनने वाली। मैं तो दाल चावल बनाकर रख रही हूँ। जिसे खाना है खाओ, ना खाना हो तो मत खाओ। अरे ये देखो, मिनट में लड़ लेती है, मिनट में एक हो जाती है। अभी तक छोटी से लड़ रही थी, अब उसकी बात का समर्थन कर रही है। इनके बीच में तो जो बोले ना वही पागल बन जाए। अरे खूब लड़ो तुम दोनों आपस में और लड़के फैसला कर लो कि खाना कौन बनाएगा। 1 बजे तक टेबल पर खाना लग जाना चाहिए, वरना खैर नहीं है तुम्हारी। छोटी के सामने तो अपनी शेखी बगाने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे ही एसी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी तपती गर्मी में कोई मूर्ख होगा जिसे एसी पसंद ना हो। अरे हालत खराब हो रही है इस गर्मी में। ये साहबजादे तो ऑफिस में जाकर पूरा दिन एसी के मजे लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है इनको। आने दो, आज ही बताती हूँ शाम के समय। देख लीजिए तरुण भैया को अपनी बीवी के सुख दुख का कितना ख्याल है। गर्मी आने से पहले उनके कमरे में एसी लग गया। और एक आप हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 47 डिग्री की गर्मी में कैसे दिन बिता रही हूं मैं? तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं है। बस दोनों टाइम का खाना बना बनाया मिल जाना चाहिए, उसके अलावा बीवी जाए भाड़ में। अरे भाई क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रही हो? जो कहना है सीधा सीधा भी तो कह सकती हो। हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? अरे जब इंसान पूरा दिन इस भट्टे जैसी गर्मी में उबलेगा तो वो मुंह से मीठी बातें तो निकालेगा नहीं, ऐसी जली फूकी बातें ही निकलेगी। और अगर चाहते हो ना कि जब शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें करे, तो उसके लिए पहले कमरे में एक एसी लगवा दो। एसी की ठंडी हवा खाकर मेरा दिमाग ठंडा रहेगा, तभी तो मुंह से कुछ अच्छी बात निकलेगी। एक तो इतना काम है, काम करते करते कमर टूट जाती है,
उसके बाद अगर 2 घड़ी आराम करना चाहो ना तो ये गर्मी में लू के थप्पड़ मारने वाले पंखे की हवा में लेटने का मन भी नहीं करता। अरे तो जब छोटे के यहाँ एसी लग गया है तो तुम उसके कमरे में भी तो जाकर आराम कर सकती हो, उसके कमरे में जाकर लेट जाया करो। दोपहर में तो तरुण भी नहीं होता है, फिर क्या समस्या है? अरे शर्म नहीं आती आपको? है खुद तो एसी लगवाने से रहे, ऊपर से मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। मैंने कह दिया मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए। पत्नी को जिद करते हुए देख बड़ा भाई वरुण 1-2 टन का एसी लाकर अपने कमरे में टांग देता है। अब घर में 1 से 2 एसी हो गए थे। ये देखो, ये है कलयुग के श्रवण कुमार, अपने अपने कमरे में एसी लगाकर बैठ गए, लेकिन माँ बाबूजी की किसी को चिंता नहीं है। इतनी गर्मी में हम आंगन में मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। अब क्या करें, हमारे कमरे में तो कूलर भी नहीं है। रात भर पंखे को देखते देखते बीत जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती हो माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एसी चाहिए? अरे अपने कमरे में एसी लगवाना तुझे याद रहा, लेकिन माँ बाबूजी की चिंता किसी को नहीं। अरे बेटा, ऐसी भी क्या बेशर्मी कि बगल के कमरे में सो रहे हैं माँ बाबूजी, लेकिन तुम्हें उनकी तकलीफ नजर नहीं आती। हम कुछ बोलते नहीं तो तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता क्या? माँ के मीठे मीठे प्रवचन सुनने के बाद तरुण और वरुण मिलकर माँ बाबूजी के कमरे में भी एक एसी लगा देते हैं। कुछ दिन बाद जब से बुआ जी को यह खबर मिली थी कि गुप्ता जी के यहाँ 3 कमरों में एसी लग गए हैं, अब बुआ जी का दिल अपने मायके आने के लिए बहुत जोरों से धड़क धड़क रहा था। देखो भाभी, कितने दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आकर अपने भैया भाभी के पास कुछ दिन बिताऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। सोच रही हूँ बच्चों की भी छुट्टियां हो गई है, क्यों ना मैं कुछ दिन आकर आपके यहाँ रहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दीदी, आपका ही तो घर है, जब मन करे, जितने दिन के लिए मन करे, आराम से आकर यहाँ पर ठहरिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ननद को आने के लिए तो कह दिया था, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि इस भयंकर गर्मी में बुआ जी को सुलाएंगे कहाँ। अब अगर सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाएंगे तो ये तो बुआ जी का अपमान हुआ ना कि हम लोग एसी में सो रहे हैं और मेहमान बेचारा पंखे में करवट बदलते हुए रातें काट रहा है। देखो बेटा, वैसे ये बात कहने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ अभी अभी घर में 2-2 एसी लगे हैं, तुम लोगों का हाथ भी थोड़ा टाइट होगा, लेकिन तुम्हारी बुआ आ रही है और तुम तो जानती हो कि वो आ रही है तो कम से कम 1-2 महीने तो रह कर जाएगी। गर्मी का मौसम है बेटा, अब हॉल के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा एसी हॉल में भी लगवा दो, वरना जीवन भर के लिए उलाहना हो जाएगा कि भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहां गर्मी में मरती थी। अब तुम समझ रहे हो ना बेटा, अपनी बुआ की आदत तो जानती हो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और वैसे भी ये बात तो गलत ही है कि हम सब सुकून से अपने अपने कमरे में एसी चलाकर सोए और बेचारी बुआ हॉल में पंखे की गर्मी में सोए। अब मैं देखता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड से बुआ जी के लिए भी एक एसी लगवाई देता हूँ। एसी लगाने के 2 दिन बाद बुआ जी गुप्ता निवास पहुंच गई थी। अरे छोटी बहू, सुनो जरा, ये क्या रोज रोज घिया तौरी टिंडा बनाकर रख देती हो? भाई आज तो तुम नाश्ते में बढ़िया सी सब्जी पूरी बनाकर खिला दो। बुआ जी, वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऐसे में सादा खाना ही ठीक रहता है, बनाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि गर्मी का रिस्क लेकर हम तो किसी तरह बना भी देंगे, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं सब्जी पूरी पेट में जाकर तहलका ना मचा दे। अरे तू चुप कर, इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है तेरी बुआ। ऐसे ही 60 साल उम्र नहीं हुई मेरी। सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में कुछ भी खा लूं, सब हजम है मुझे। अरे अपनी उम्र में मई जून के महीने में खेतों में काम किया है हमने। पक्की देह है हमारी, तुम लोगों की तरह नहीं कि जरा सी गर्म हवा लग गई तो मुरझा गई। ये छोटी मोटी गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। तो जा सब्जी पूरी की तैयारी कर, और सुन, खाली सब्जी पूरी लाकर मत रख देना, उसके साथ रायता और पुदीने की बढ़िया सी चटनी भी बना लेना। ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें। अरे क्या हो गया, क्यों मुंह चढ़ाई हुई हो? मम्मी जी ने कुछ कहा क्या? अरे मम्मी जी क्या कहेंगी, मम्मी जी तो फिर भी जो कह दो मान ही जाती है, लेकिन बुआ जी का क्या करें, ये तो मम्मी जी से भी 4 हाथ आगे हैं। ये तूने बिल्कुल सही कहा छोटी। अरे जिस दिन से बुआ जी आई है ना,
तारे दिखा के रख दिए इन्होंने। इतनी सड़ी गर्मी में तीनों टाइम शाही भोज चाहिए इनको। नाश्ता हो या लंच, कुछ ना कुछ स्पेशल बनवाती है। पता है, कल कह रही थी कि तेरे तौरी टिंडे अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ ढंग का बना दिया करो। और अगर तौरी और टिंडे बनानी है तो भरवा बनाना, उसके साथ एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, दाल और चटनी, रायता तो बिना पूछे बना लिया करो। हाँ, हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रिमोट से चलने वाले रोबोट हैं। बटन दबाते जाओ और काम कराते जाओ। मैं तो जाकर बोलने वाली हूँ गुड्डू के पापा से, या तो अपनी बुआ जी को यहाँ से रफा दफा करो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। सही कह रही हो। अरे मैं भी आज साफ कर दूंगी। या तो अपनी बुआ के लिए कोई नौकरानी रख लो, नहीं तो मेरा भी अब इस घर में गुजारा नहीं है। घर में खड़े खड़े सर घूमने लगता है। क्या फायदा हुआ कमरों में एसी लगवाने का, जब पूरा दिन हमें किचन की गर्मी में ही मरना है। तो शाम के समय देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपकी बुआ के लिए 56 भोग बना पाने की क्षमता मेरे अंदर तो है नहीं। या तो आप अपनी बुआ को यहाँ से रफा दफा करो, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं इतनी गर्मी में किचन में काम नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, साल 2 साल में एक बार तो बुआ जी आती है। अब क्या चाहती हो कि मैं उनसे कहूँ कि मेरी बीवी आपके लिए खाना नहीं बना सकती, आप अपने घर चले जाइए? अच्छा ठीक है, एक नौकरानी से बात कर लेते हैं, वो तुम्हारे खाना बनाने में थोड़ी मदद कर दिया करेगी, और झाड़ू पोछा भी उसी से करा लिया करो, तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब तो खुश हो ना? ठीक है, करती हूँ कोशिश मैनेज करने की। मैं अपने मायके जा रही हूँ, यहाँ अपना घर और रिश्तेदार खुद संभालो। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? पहले तुमने जिद पकड़ रखी थी कि कमरे में एसी लगवाओ, अब कमरे में एसी लगवा दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। अरे तो फायदा क्या हुआ उस एसी का? पूरा दिन तो आपकी बुआ मुझे रसोई में खड़ा रखती है। या तो रसोई में एसी लगाओ, नहीं तो मैं चली अपने मायके। बनवाते रहना अपनी बुआ के लिए नौकरानियों से खाना। और एक बात बता दूं, जैसे आपकी बुआ के ढंग है ना, कोई नौकरानी नहीं टिकने वाली इस घर में। बात तो तुम्हारी सही है, बुआ जी शुरू से नखरेबाज रही है। अरे मम्मी को भी बहुत परेशान किया करती थी। मम्मी तो कभी चाहती नहीं थी कि बुआ जी छुट्टियों में हमारे घर आए। वो तो अब तुम लोग खाना बनाने लगी हो ना, इसलिए मम्मी भी दांव खेल लेती है और बुआ को रहने के लिए बुला लेती है। पत्नी की तकलीफ को समझते हुए बड़ा बेटा रसोई में भी एसी लगवाने के लिए राजी हो जाता है। अब कुल मिलाकर घर में 5 एसी हो गए थे। पूरे घर में 24 घंटे ठंडी ठंडी एसी की हवा बहती रहती और हर कोई मस्त होकर अपना काम करता रहता। दोपहर के 2 बजे घंटी की आवाज सुनाई देती है। अरे आज ना पास्ता बनाया था, तो आपके लिए भी लेकर आई, ट्राई करके बताइए कैसा बना है। अरे थैंक यू सुनैना जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय, नाश्ता और गप्पों के बीच कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो हर दूसरे दिन पड़ोसन कुछ न कुछ टेस्ट कराने के बहाने आती और 2-2 घंटे एसी की ठंडी हवा में बिता कर जाती। अरे बेटा, मुझे लग रहा है हॉल में ना बेकार में ही एसी लगवा लिया। इस बार तुम्हारी बुआ जी 2 महीने के लिए नहीं आई। अरे वो तो कल ही जाने के लिए बोल रही है, कह रही है घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वापस जा रही है। अरे मम्मी जी, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने हॉल में एसी तो लग गया, हम लोगों की भी दुख दूर हो गए। अरे कांता, तू क्या धीरे धीरे लगी हुई है? पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ मैं, इसी कमरे में झाड़ू पोछा रगड़ रही है। अरे अब क्या फर्श को रगड़ रगड़ कर जिन निकाल देगी वहां से? अरे नहीं ना दीदी, फिर आप ही बोलते हो कि मैं अच्छे से सफाई नहीं कर रही, इसीलिए तो मैं रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही थी। अच्छा चल ठीक है, ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से पोछा लगा ले, फिर उसके बाद सब्जी काट दे। नौकरानी को हिदायत देने के बाद सास हॉल का एसी बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। छोटी दीदी देखो ना, जब तक आंटी जी इधर बैठे ली थी तो एसी चल रहा था, अब वो अंदर के रूम में चली गई तो एसी बंद करके चली गई। अब आप ही बताओ, मैं क्या इधर गर्मी में बैठकर सब्जी काटेगी? अरे कांता, पंखा तो चल रहा है ना, तू चुपचाप सब्जी काट, ज्यादा बातें मत बना। ठीक है मेम साहब, हम गरीबों के लिए कौन एसी चलाता है, हमारे को गर्मी थोड़ी ना लगती है, गर्मी तो तुम अमीर लोगों को ही लगती है। उफो, चला दिया एसी, तू ज्यादा मेलोड्रामा मत कर, बस तू फटाफट सब्जी काट के दे, खाने का समय हो रहा है। और सुन, उसके बाद आटा भी गूंद देना। कभी नौकरानी के लिए तो कभी पड़ोस से पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी टेस्ट कराने के लिए आने वाली सुचित्रा के लिए।
कभी हॉल में बैठकर बच्चे खेलते तो कभी बेडरूम में दोनों बहुएं टीवी देखती। इस तरह से कुल मिलाकर दिन भर 5 कमरों का एसी चलता रहता। 1 महीने के बाद, अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे भैया क्या हो गया? पसीने पसीने क्यों? और एसी तो चल रहा है। अरे बिजली का बिल देखा है तूने कितना आया है? तू भी देख ले, तेरे भी पसीने छूट जाएंगे। छोटा बेटा बिल पड़ने के बाद, हाँ हाँ, खूब चलाओ एसी। तुम लोगों की ये दिन भर एसी चलाने का ही परिणाम है जो 50,000 का बिल आया है 1 महीने का। अब ये जो तुमने हाथी खरीदवाया है ना, ये बताओ उसे पालेगा कौन? इसका चारा पानी खरीदने में हम जरूर बिक जाएंगे। देखो भाई, साफ साफ सुन लो, 50,000 का बिल भरने की मेरी तो हैसियत है नहीं। अरे मुझे क्या कह रहे हैं? अपनी भाभी से पूछिए ना। उनकी सहेली रोज चली आती है एक कटोरी में इनको कुछ न कुछ पकवान खिलाने के लिए, और पूरे 2-2 घंटे बैठकर जाती हैं। उसी के लिए चलता है हॉल का एसी। वरना आप ही बताओ, एसी चलाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो पूरा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। हाँ, और वो कांता के लिए किसका प्यार उमड़ता है? बेचारी गरीब है, गर्मी में कैसे काम करेगी? ये तो तू ही बोलती है ना। सबके घर में 1 घंटे में काम निपटाने वाली कांता हमारे यहाँ 5-5 घंटे काम करती है। अरे कांता तो फिर भी घर में काम कर रही है। ये मत भूलो कि सबसे ज्यादा एसी बुआ जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरा दिन पूरी रात उनके लिए एसी चलता था। मैं तो कहती हूँ बिल में से आधा हिस्सा माँ जी को ही देना चाहिए। है, देखो तो भी शर्म को। बुआ क्या बस मेरी मेहमान है? तुम लोगों की कुछ नहीं लगती वो? मैं कोई बिल नहीं देने वाली। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से बचता ही क्या है जो मैं ये बिल भरूं? बिल तो तुम दोनों ही भरोगे। अरे भाई, मेरा अकाउंट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैं 50,000 का बिल नहीं भर सकता। पहले ही एसी की EMI देनी बाकी है। अरे भैया, मेरी भी वही हालत है। घर में 5-5 एसी लगवाए, सारी सेविंग तो एसी खरीदने में ही खर्च हो गई है। तुम तो क्या, कोई भी 5 एसी का बिल नहीं भर सकता। इस तरह 24 घंटे कौन एसी चला कर रखता है? बड़े बड़े धन्ना सेठ भी इस तरह से बिजली की बर्बादी नहीं करते। अरे एक साथ घर में 5 एसी, 3 टीवी, 2 फ्रिज और तमाम ट्यूबलाइट जलाओगे ना तो खुद को गिरवी रखकर बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, गर्मी है, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाओ। जब हॉल में एसी चलता है तो सभी हॉल में बैठकर यहीं टीवी चला लिया करो। बाबूजी की बातें सबको समझ में आ गई थी, और अब 5 एसी के ससुराल में 5 एसी एक साथ नहीं चलते थे।